नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर आपको 8वें पे कमीशन में अच्छा फायदा चाहिए दोस्तों, तो आपको भी आपके हिस्से का काम करना पड़ेगा। आप सबको याद है कि 8वें पे कमीशन को लेकर भारत सरकार ने 18 सवाल पूछे हैं। उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर के उन सवालों में से बहुत सारे मुद्दे 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल हो जाएंगे। जी हां, इसीलिए ये सवाल किए गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आपका मनचाहा फिटमेंट फैक्टर चाहिए, आप बोलेंगे हां। मैं पूछूं कि क्या आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे चाहिए, तो आप बोलेंगे हां। मैं पूछूं कि क्या आपको भी बोनस चाहिए हर साल, आप बोलेंगे हां। मैं पूछूं कि क्या आपको भी इंक्रीमेंट चाहिए हर साल, पेंशन बढ़ोतरी या पेमेंट बढ़ोतरी चाहिए, आप बोलेंगे हां। क्या आपको अच्छा खासा डीएडीआर की बढ़ोतरी चाहिए, तो आप बोलेंगे हां। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको आपने जवाब देना है दोस्तों 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में जाके, जिसको आज मैं आपको लाइव समझाऊंगा। मैंने जो खुद जवाब दिया है वो भी आपको दिखाऊंगा कि 18 सवाल क्या पूछे हैं भारत सरकार ने और उनका जवाब मैंने क्या दिया है। आपके हिसाब से जवाब अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से जो सही और उचित जवाब लगे मैंने दिया है, जो आगे आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे सबमिट करते हैं इन 18 सवालों के जवाब, क्योंकि आने वाले समय में ये 18 सवाल बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। सरकार ने सवाल इसीलिए किए हैं कि उन फीडबैक्स के आधार पर, उन जवाबों के आधार पर आगे 8वां पे कमीशन काम करे, तो बेहद अहम है। चलिए मैं आपको सीधे सीधे वेबसाइट में लेके समझाता हूं कि कैसे कैसे सवाल हैं, क्या क्या सवाल हैं और आपने जवाब क्या देना है। बेहद अहम वीडियो है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, सीख लीजिए ताकि 8वें पे कमीशन में आप अपनी भी भागीदारी जो है महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकें। तो चलिए सबसे पहले ये रहा 8वां पे कमीशन का, आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें ये वाला ऑप्शन है 8 सीपीसी क्वेश्चनर। इसमें अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप पेंशनर हैं तो इस ऑप्शन में यहां क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप अगर डिपार्टमेंट कोई ऑफिस बियरर हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम एक इंडिविजुअल के तौर पर मैं अपना क्वेश्चनर का 18 सवालों का जवाब सबमिट करने जा रहा हूं, जो आगे आपको दिखाऊंगा, भी लाइव दिखाऊंगा, स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं लॉगिन होने का प्रोसेस ऐसे यहां बोर्ड पर आपको दिखा देता हूं। फिर लॉगिन होने के बाद जो सवालों का जवाब मैंने दिया है किस तरीके से आपको भी देना है, और अहम है दोस्तों, बिल्कुल अहम है, क्योंकि हम सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, तब जाकर के 8वां पे कमीशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने भी जवाब दिया था। चलिए अब यहां जब जैसे हम क्लिक करते हैं इसमें, तो सिस्टम बोलेगा दूसरे वेबसाइट में आपको ले जाना है, mygov.in वाला वेबसाइट में आपने ओके करना है। अब चलिए दूसरा वेबसाइट ये देखिए mygov.in। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला देखिए, ये वाला जो कि 5 फरवरी को शुरू हुआ है और आगे 16 मार्च तक चलेगा। यानी कि 16 मार्च से पहले पहले आपने इन 18 सवालों के जवाब देने हैं दोस्तों। आपने ये दूसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है लॉग इन टू पार्टिसिपेट वाले में क्लिक करना है। अब जैसे लॉग इन टू पार्टिसिपेट वाले में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालने का यह ऑप्शन आ गया। अब मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ता हूं, लॉगिन तक आपको यहां समझाऊंगा, फिर फ्रंट स्क्रीन में आपको समझा दूंगा कि सवालों का जवाब किस तरीके से मैंने दिया और आपने किस तरीके से देना है, वो आइडिया आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहां पर अब मेरा अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने लॉग इन विद ओटीपी में क्लिक किया। अब मेरे मोबाइल में यहां पर ओटीपी आ जाएगा, ये ओटीपी आ गया है। अब सबमिट में क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट में क्लिक करूंगा दोस्तों, अब इसको भाषा को अगर आपको चेंज करना है तो यहां से इंग्लिश से आप हिंदी भी कर सकते हैं, या हिंदी से इंग्लिश, कोई भी भाषा आपको करना है कर सकते हैं। अब चलिए अब नीचे सवालों के क्या क्या जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं वो आगे मैं आपको स्क्रीन में समझा दूंगा, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ चीजें आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, आप एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, जैसे कि ये पेंशनर करके मैंने भर दिया। फिर अपना नाम मुझे भरना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपना नाम भर दिया, मैंने अपना यहां नाम भर दिया। फिर अपना मोबाइल नंबर मुझे भरना पड़ेगा, मैंने यहां अपना मोबाइल नंबर भी भर दिया। उसके आगे मुझे अभी ईमेल आईडी यहां भरना पड़ेगा मेरा, मैंने अपना ईमेल आईडी भी भर दिया दोस्तों। फिर मेरा स्टेट क्या पड़ता है वो मुझे भरना पड़ेगा, अपना स्टेट भर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। यहां पर आप कौन हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं, या नो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनियन, आपने इसको क्लिक कर देना है और आगे कोई भी चीज भरने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा हम सवालों में चलेंगे। देखिए
ये रहा पहला सवाल। इसी तरीके से पूरे सवाल हैं जो आगे मैं आपको अब स्क्रीन में चलिए स्क्रीन में दिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं। अब ये रहे सवाल हिंदी में। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, जिसका मैंने क्या जवाब दिया वो भी आगे आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल समझ लेते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के व्यापक आर्थिक प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के मामले में सकारात्मक होते हैं, जबकि अन्य उच्च राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास एवं जन कल्याण जैसे अन्य व्यय में कटौती के मामले में नकारात्मक होते हैं। इस संबंध में निर्णयों में विकल्पों का चयन शामिल होता है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर वह मार्गदर्शन सिद्धांत क्या होना चाहिए जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समग्र दृष्टिकोण का आधार बने। अब 8वां पे कमीशन का आपसे आधार पूछा गया है, क्योंकि 8वां पे कमीशन अगर इकोनॉमी को बूस्ट कराता है तो कुछ हिस्सों में ये इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकता है। तो आपका मानना क्या है, किस तरीके का 8वां पे कमीशन होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। अब इसमें मेरा जवाब क्या है वो आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसमें जो मेरा जवाब है वो मैंने अंग्रेजी में टाइप कर दिया, ये देखिए। और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी में मैंने इस जवाब में क्या लिखा है। मैंने लिखा है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वे ही जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं को लागू करने वाले और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कार्यबल हैं। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सर्वोत्तम उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु लाभकारी 8वां पे कमीशन एक महत्वपूर्ण कारक है, और कर्मचारियों के विकास के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। ये मेरा पहले सवाल का जवाब है। अब चलिए दूसरे सवाल पर। दोस्तों, दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में बेसिकली ये पूछा गया है कि जो सरकारी क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं उनके बीच में किस तरीके से सामंजस्यता बनाए रखा जाए, इस तरीके का सवाल है, जिसका मैंने जो जवाब दिया है। अब दूसरे सवाल का ये रहा मेरा जवाब, अंग्रेजी में है, जिसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। मैंने क्या लिखा है, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच अवसरों और वेतन वृद्धि के मामले में बहुत बड़ा अंतर है, खासकर वेतन वृद्धि की तुलना में। इस अंतर को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, यानी कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगना चाहिए, ऐसा मैंने अपना मांग भेजा। दोस्तों, अब तीसरा सवाल क्या है कि विभिन्न विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके का काम होता है, तो क्या उनके काम को देखते हुए वेतनमान वगैरह भी तुलनात्मक अलग अलग तरीके से दिया जाना चाहिए, इस तरीके का सवाल था, जिसका मैंने जो जवाब दिया है वो दिखाता हूं। तो तीसरे सवाल का ये मेरा जवाब है, जो अंग्रेजी में आप देख रहे हैं, जिसको मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। मैंने लिखा है, कार्य की प्रकृति और सेवाओं के महत्व के अनुसार उचित अंतर होना चाहिए, विशेष रूप से उन सभी क्षेत्रों में जहां जीवन का जोखिम शामिल है। क्षतिपूर्ति के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अब चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था, आवास, अवकाश, नकदीकरण, नियमित वेतन वृद्धि, चिकित्सा कवरेज, समयबद्ध पदोन्नति, मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अधिकांश सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई हैं। वेतन मैट्रिक्स तैयार करते समय और निजी क्षेत्र के मुकाबले सापेक्ष स्थिति निर्धारित करते समय इन कारकों को कैसे शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि ये जो सुविधाएं सरकारी नौकरी में हैं, ये सारी जो सुविधाएं हैं, इनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है इनको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस तरीके का यह सवाल है, जिसमें मैंने जो जवाब दिया है वो दिखाता हूं। दोस्तों, मैंने ये जवाब दिया जो आप देख पा रहे हैं, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी है। प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों में ये सभी विशेषताएं बनी रहनी चाहिए, ये मैंने जवाब दिया है। अब पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल है, सरकारी रोजगार संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। देश के कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र और गिग इकोनॉमी में है। आपके विचार में सरकार द्वारा लागू किए गए शुरुआती स्तर के वेतनमान यानी कि एंट्री लेवल पे स्केल्स का अनौपचारिक या गिग क्षेत्र में मुआवजे की पद्धतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके लिए सबसे पहले आपको गिग जो है बताया गया है, गिग शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको
उसका जो जवाब मैंने दिया है वो भी दिखाऊंगा। गिग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि टेम्परेरी वर्कफोर्स, कोई प्रोजेक्ट के लिए काम में ले लिया, प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, इस टाइप का जो होता है वो गिग फोर्स माना जाता है। तो ये रहा 5 नंबर सवाल का मेरा जवाब जो अंग्रेजी में है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूं। सरकारी क्षेत्र अनुशासित, समयबद्ध, नियमित और संगठित होता है। इसकी तुलना गिग सेक्टर से क्यों की जानी चाहिए? वर्तमान मुद्रास्फीति, जीवन शैली और प्रौद्योगिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित प्रारंभिक वेतन निर्धारित करना चाहिए, यानी कि एंट्री लेवल पे को अच्छा खासा दिया जाना चाहिए। ये मैंने यहां पर जो है जवाब दिया है। दोस्तों ये जो छठा सवाल है ये अहम सवाल है। इस सवाल में कहीं ना कहीं अलग अलग रैंक के हिसाब से, अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की जो है बू आ रही है। जी हाँ, ऐसा ही सवाल है। इस सवाल का जवाब मैंने जो दिया है वो देखिए। इसमें मैंने कहा है कि लेंथ ऑफ सर्विस या पदोन्नति के साथ जो है फिटमेंट फैक्टर का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सबके लिए यूनिवर्सल यानी कि एक जैसा यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यह जवाब मैंने 6 नंबर के सवाल में दिया है दोस्तों। अब 7वां सवाल देखिए। 7वें सवाल में पूछा गया है, केंद्र सरकार में एक सचिव का वेतन आमतौर पर शीर्ष या शिखर यानी कि वेतनमान में उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे निर्धारित करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए? क्या ऐसे पदों के लिए परिवर्तित वेतन यानी कि वेरिएबल पे का कोई घटक होना चाहिए, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पेमेंट है वो कितना होना चाहिए और किस तरीके से फिक्स किया जाना चाहिए? ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप देख पा रहे हैं। जवाब में मैंने आपको हिंदी में बताता हूं मैंने क्या लिखा है। अन्य कर्मचारियों के समान अनुपात में उनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि सचिवों की संख्या बहुत कम होती है इसलिए सरकार मानद वेतन योजना लागू कर सकती है, यानी कि एक फिक्स्ड, एक ऑनरेरी, एक इंक्रीमेंट या ऑनरेरी एक अलाउंस या अमाउंट दिया जा सकता है सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को, जिससे कि नीचे के साथ उनका पेमेंट में एक वेरिएशन, एक डिफरेंस रहे और उनका जो औहदा है, उनका जो पद है उसकी भी मर्यादा बनी रहे। ऐसा मैंने जवाब दिया है दोस्तों। अब 8वां सवाल देखिए। अब 8वें सवाल में यह सवाल किया गया है कि जो ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं, वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन करने के लिए जो टैलेंटेड फोर्स है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके का जो है वेतनमान उनको दिया जाना चाहिए? क्या शुरू से ही उनको बढ़ा हुआ पेमेंट देना चाहिए या बाद में जाके बढ़ाना चाहिए? तो जिसका जवाब मैंने दिया दोस्तों, 8वां सवाल का जवाब ये रहा, जिसमें मैंने 8वें सवाल में क्या जवाब दिया है? ग्रुप ए की सेवाओं के लिए पूरी सेवा अवधि के दौरान ही वेतनमान आकर्षक होना चाहिए। 9वां सवाल भी बहुत अहम है। विभिन्न वेतनमानों के संबंध में वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट की दरें और आवृत्ति कैसे निर्धारित की जानी चाहिए? क्या ये समय समान होना चाहिए अथवा सेवा के दौरान विभिन्न वेतनमानों समय अवधियों में भिन्न होना चाहिए? यानी कि इंक्रीमेंट के बारे में, सालाना जो बढ़ोतरी होती है वो किस तरीके का होना चाहिए, ऐसा सवाल है, जिसमें मेरा जवाब देखिए, ऑल शुड गेट 5% एनुअल इंक्रीमेंट इक्वली, सबको 5% का वार्षिक इंक्रीमेंट मिले बराबर तौर पर, यह मेरा जवाब है। अब भत्तों को लेकर सवाल है जो कि 10वां सवाल है। तो भत्तों को लेकर के जो सवाल है, इस सवाल में यह पूछा गया है कि जो वर्तमान में जिस तरीके से भत्ते दिए जाते हैं, जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, क्या इसको बदलकर कैफेटेरिया अप्रोच लगाया जाए? कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब होता है कि आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाई एल्टीट्यूड का कोई अलाउंस है, उसको एक तो होगा फिक्स्ड इतना रुपए मिलेगा, या दूसरा होगा कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इतना लें या इतना लें। इस तरीके का एक कैफेटेरिया अप्रोच, इसी तरीके का एक जो है कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने जो जवाब दिया है, मैंने जवाब दिया है ये मेरे हिसाब से कि कैफेटेरिया अप्रोच भी इंट्रोड्यूस्ड। सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझते हैं। सवाल क्या है? 7वें वेतन आयोग ने यह आकलन किया था कि जनवरी 2014 में केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख सेवारत कर्मी थे। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रेलवे और रक्षा बल शामिल थे। पेंशन भोगियों की संख्या 52 लाख से कुछ ही कम थी। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के कर्मियों की संख्या लगभग 50 लाख है, जबकि पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 70 लाख है। पेंशनरों की संख्या में इस वृद्धि ने सरकार के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला है। राजकोषीय प्रभाव को प्रबंधनीय सीमाओं पर ध्यान रखते हुए पेंशन भोगियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने में कौन से दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं? यानी कि यहां कहा गया है कि पेंशन में पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा सवाल किया है जो कि बहुत ही क्रिटिकल सवाल है दोस्तों। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? मैंने अपना जवाब ये दिया है दोस्तों। अब यहां पर यह अंग्रेजी में है, तो हिंदी में समझा देता हूं
कि इस 11 नंबर सवाल का मैंने जवाब क्या दिया है। मेरा जवाब कुछ इस तरीके से है 11 नंबर सवाल का। यदि 10 वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या में वृद्धि हुई है तो जनसंख्या, सरकारी आय, कार्यभार और जीवन व्यय में भी साथ साथ वृद्धि हुई है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बोझ समझने के बजाय सरकार को यह मानसिकता अपनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उसकी जिम्मेवारी हैं, वे सरकार का अभिन्न अंग हैं। वित्तीय विशेषज्ञ कई तरीकों से अपना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आसानी से धन आवंटित कर सकते हैं। ये मैंने जवाब दिया है। कहने का मतलब है पेंशनर और कर्मचारियों को पूरा फायदा आपको देना पड़ेगा, पेंशनर को आप बोझ नहीं मान सकते, ऐसा जवाब मैंने दिया है दोस्तों। चलिए अब अगला जो सवाल है 12 नंबर सवाल महंगाई भत्ते को लेकर है। 12 नंबर सवाल में सवाल क्या है, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। दिनांक 1 जनवरी 2016 से अब तक की अवधि पिछले दशकों की तुलना में मुद्रास्फीति के निचले स्तर द्वारा चिन्हित रही है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक में भी परिलक्षित होता है, जिसका उपयोग महंगाई भत्ते की गणना के लिए किया जाता है। क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को एक हाइब्रिड इंडेक्शन दृष्टिकोण तलाशना चाहिए, जिसमें मुद्रास्फीति से सुरक्षा और औपचारिक क्षेत्र के वेतन वृद्धि के रुझान दोनों को शामिल किया जाए। प्रत्येक घटक के लिए क्या अनुपात उचित हो सकता है और इसके कार्यान्वयन में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगले 10 वर्षों में मुद्रास्फीति सीपीआई वृद्धि के संबंध में आपकी क्या अपेक्षा है। यानी कि यहां कहीं ना कहीं जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है उसको जस्टिफाइड बताते हुए यह कहा गया है कि आगे डियरनेस अलाउंस यानी कि आगे महंगाई भत्ता किस तरीके से दिया जाए, ये आपसे सुझाव मांगा गया है, ये आपसे सवाल किया गया है, जिसका जवाब मैंने क्या दिया है देखिए दोस्तों। ये रहा मेरा जवाब, ये 12 नंबर का जवाब यहां से अंग्रेजी में शुरू होता है, जो मैं आपको अभी हिंदी में समझा देता हूं। 12 नंबर का सवाल का मैंने क्या जवाब दिया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की सूची में तत्काल बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप वस्तुओं को सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एआई प्रशिक्षण, भोजन की गुणवत्ता, कपड़े, जूते आदि सभी गुणवत्ता वाले होने चाहिए। ये सभी वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। यह देखा गया है कि वर्तमान AICPIN जमीनी स्थिति को ठीक से प्रतिबिंबित नहीं करता है। बाजार मूल्य सूचकांक में शामिल वास्तविक उपयोग योग्य वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए जमीनी मुद्रास्फीति के अनुसार महंगाई दर की गणना की जानी चाहिए। जीवन शैली में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए इन वस्तुओं की समीक्षा हर 2 साल में की जानी चाहिए। यानी कि जो वर्तमान में चीजें इस्तेमाल होती हैं उनके हिसाब से बास्केट तैयार किया जाए और उन वस्तुओं में भी हर 2 साल में चीजें परिवर्तित की जाएं, क्योंकि अब बहुत स्पीड में जो है जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। उस बात को यहां पर मैंने जवाब के तौर पे दिया है दोस्तों। अब 13वां सवाल समझते हैं कि 13वें सवाल में क्या सवाल किया गया है। ये देखिए, रेलवे, CAPF और रक्षा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 13वां सवाल में पूछा गया है, रेलवे, CAPF और रक्षा बलों का हिस्सा आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मियों का लगभग 70% होता है। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करते समय विशेष कारकों, चाहे वो मौद्रिक हो या गैर मौद्रिक हो, को शामिल किया जाना चाहिए। यह सवाल था, जिसका जवाब मैंने जो दिया है वो देखिए। अब ये रहा दोस्तों 13 नंबर सवाल का मेरा जवाब। वेतनमान या अन्य सुविधाओं को तैयार करते समय जीवन के जोखिम कारक, परिवार से अलग होना, रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई, प्रशिक्षण की कठोरता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये मैंने यहां पर जवाब दिया है दोस्तों 13वां सवाल का। अब 14वां सवाल है, वैज्ञानिकों को किस तरीके से फायदा दिया जाए, इस तरीके का सवाल है। गिवन मोस्ट सुइटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड फंड्स फॉर इनोवेशन, यानी कि उनको अच्छा वातावरण दिया जाए, फंड्स भी दिए जाए ताकि वो अच्छा काम कर सकें। देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग देयर एमोलुमेंट्स, यानी कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है देश को प्रगति कराने में, उस चीज को जरूर ध्यान में रखते हुए उनको उनके पेमेंट या जो भी इमोलुमेंट्स है वो दिए जाएं। ऐसा जवाब मैंने दिया है 14 नंबर सवाल का। अब 15 नंबर सवाल दोस्तों सशस्त्र बल को लेकर है, प्योरली सशस्त्र बल को लेकर है। सैन्य सेवा वेतन यानी कि MSP को लेकर है दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर यह सवाल है। सैन्य सेवा वेतन वर्तमान में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य है।
यह उनकी ड्यूटी की विशेष प्रकृति को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में और उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिक कर्मियों के वेतन का निर्धारण जैसे कैसे किया जाना चाहिए, ये सवाल है। सरकार में शुरुआती वेतन या सीएपीएफ पुलिस के कांस्टेबल के वेतन के साथ इसका संबंध कैसा होना चाहिए। अब इसका जवाब जो मैंने दिया है 15 नंबर सवाल का, देखिए दोस्तों ये रहा 15 नंबर सवाल का जवाब, जिसमें मैंने 15 नंबर सवाल के जवाब के रूप में लिखा है सभी रैंकों के लिए सैन्य सेवा वेतन समान होना चाहिए, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। उसके आगे लिखा है सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करते समय उनके जीवन की अत्यधिक कठिनाइयों और जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये मैंने यहां जवाब दिया है। अब अगले सवाल में चलते हैं, 16वां सवाल। अब 16वां सवाल दोस्तों बेहद ही अहम है, जो कहीं ना कहीं डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ है। देखिए, राष्ट्र के पास सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाले खर्च रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च से अधिक होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियार की खरीद, उनके रखरखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। रक्षा जनशक्ति लागत और उसके पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप किन बदलावों को सिफारिश करेंगे। कहने का मतलब है कि पेंशन का बजट को, डिफेंस पेंशन का बजट को कम करने का यहां पर सवाल किया गया है, जो कतई मानने लायक नहीं है। अब इसमें मेरा जवाब क्या है वो देखिए दोस्तों, ये 16वां जो सवाल है इसी का जवाब मेरा सबसे लंबा चौड़ा है। आप देखिए यहां पर मैंने जवाब क्या दिया है, सरकार रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अन्य स्रोतों से बजट आवंटित कर सकती है और सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। रक्षा पेंशन भोगियों ने अपने जीवन का स्वर्णिम काल राष्ट्र के सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, कम उम्र में ही अपने परिवार से अलग हो गए, कम उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए, जिसके कारण उन्हें कई अवसरों से वंचित रहना पड़ा। सरकार उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके बलिदानों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यदि उनकी संख्या या खर्चा बढ़ता है तो सरकार की आय भी बढ़ती है। विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों और मंत्रालयों के कार्यों में भी तो खर्चा होता है, इसमें भी तो खर्चा बढ़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्षा पेंशन भोगियों की देखभाल करना सरकार का नैतिक दायित्व है। यह जवाब मैंने दिया है 16वें सवाल के रूप में दोस्तों। अब 17वां सवाल है बोनस के बारे में। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को कैसे तय किया जाए, इस तरीके का सवाल है। द रेट्स ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस शुड बी इंक्रीज्ड एनुअली एंड बी केप्ट कंटिन्यूड, यानी कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और हर साल बोनस की मात्रा बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ मैंने ये भी जवाब दिया है कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस शुड आल्सो बी ग्रांटेड टू ऑल पेंशनर्स, यानी कि जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है ये पेंशनर्स को भी ग्रांट किया जाए, ऐसा मैंने जवाब दिया है। आखिरी सवाल स्टाफिंग को लेकर है, स्टाफिंग में सुधार को लेकर है। यहाँ पार्ट टाइम वर्कर्स को नियुक्त करना चाहिए या जो शॉर्ट टर्म के वर्कर्स हैं उनको, या फिक्स्ड सैलरी वाले इस टाइप के वर्कर्स को नियुक्त करना चाहिए, इस टाइप का सवाल है, जिसमें मैंने जवाब दिया है कि इसको अध्ययन की जरूरत है, यानी कि नीड्स स्टडी। मैंने इसमें नीड्स स्टडी करके अपना जवाब दे दिया है दोस्तों। तो ये रहे पूरे मेरे 18 सवालों के जवाब, जिसको अब मैं यहां सबमिट करूंगा। सबमिट करने के लिए सबमिट में क्लिक करूंगा। अब जैसे सबमिट में मैंने क्लिक किया दोस्तों, अब इसके बाद ऊपर की तरफ ये आया, ये देखिए धन्यवाद, आपके सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया गया है, यानी कि मेरा जो भी 18 सवालों का जवाब था वो सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो आप सबने ये महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हुए मेरा लाइव वीडियो अभी देखा दोस्तों। इसी तरीके से आपने भी अपने हिस्से का काम करना है, यह आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपको अच्छा पे कमीशन चाहिए तो इन 18 सवालों का अच्छा खासा बढ़िया सा जवाब आपको देना बेहद जरूरी है दोस्तों। जो आज आपने लाइव देखा, जो मैंने खुद दिया, इसमें हो सकता है बहुत सारे जवाब में आप इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट जवाब है वो मैंने दिया है दोस्तों। आप अपने हिसाब से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी बड़ी जानकारी को और सवालों का जवाब देने वाला जो तरीका है उसको समझाने के लिए आया था। आने वाले समय में और महत्वपूर्ण आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।